स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निवेदिता एजुकेशन कॉर्नर। स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में मैंने लॉ ऑफ मोशन के पार्ट 1 को कवर किया था। यदि आपने पार्ट 1 को देखा होगा तो पार्ट 1 में मैंने इनर्शिया को कवर किया था, जिसमें डिफिनीशन ऑफ इनर्शिया, टाइप्स ऑफ इनर्शिया, या फिर हम कह सकते हैं कि डिफिनीशन ऑफ फोर्स को बताया था। मेनली न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो होता है वो फोर्स के डिफिनीशन को कवर करता है और साथ ही साथ बॉडी की एक प्रॉपर्टी जिसको हम इनर्शिया बोलते हैं उसको बताता है। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ में फोर्स के डिफिनीशन, फोर्स क्या है इसको बताई जाती है। साथ ही साथ ऑब्जेक्ट की एक जो यूनिवर्सल टू प्रॉपर्टी होती है इनर्शिया की, उस इनर्शिया को हम कवर करते हैं। न्यूटन की सेकेंड लॉ को आज लेकर के चलते हैं। न्यूटन के सेकेंड लॉ में, या फिर आप कह सकते हैं लॉ ऑफ मोशन का जो पार्ट 2 है उसमें न्यूटन सेकेंड लॉ बताया गया। न्यूटन की सेकेंड लॉ में हम दो बातों पे डिस्कस करेंगे। पहली बात हमारी क्या होगी कि फोर्स की क्वांटिटी क्या होती है। जैसा कि आपने देखा होगा न्यूटन के फर्स्ट लॉ में, या फिर लॉ ऑफ मोशन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है उसमें फोर्स के डिफिनीशन को बताया गया था कि फोर्स एक ऐसा फैक्टर बनता है, फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो किसी रेस्ट ऑब्जेक्ट को मोशन में या फिर मोशन ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ला सकती है यदि उस फोर्स की वैल्यू उस इनर्शिया के इफ़ेक्ट से ज़्यादा होता है तो वो उसकी पोजीशन को चेंज कर लेता है। मतलब फर्स्ट लॉ में हम डिफिनीशन ऑफ फोर्स को कवर करते हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ व्हाट इज़ द फोर्स बताता है, वो फोर्स की डिफिनीशन को बताता है। लेकिन न्यूटन के सेकेंड लॉ में डिफाइंड किया गया वैल्यू ऑफ द फोर्स, फोर्स की वैल्यू क्या है, क्वांटिटी बताई गई है फोर्स की। और साथ ही साथ न्यूटन के सेकेंड लॉ में लीनियर मोमेंटम का जिक्र किया गया है कि लीनियर मोमेंटम क्या होती है। तो चलिए सेकेंड लॉ को हम देखते हैं। अच्छा, इसमें ये एक बात हम बता दें, थोड़ी कन्फ्यूजन होती है। जैसे फोर्स का डिस्कशन हमने फर्स्ट लॉ में भी किया था, फोर्स का डिस्कशन हम सेकेंड लॉ में भी करने जा रहे हैं। इसमें स्टूडेंट थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि फोर्स को हम कहाँ बताएं, फर्स्ट लॉ में ये बताएं या फिर सेकेंड लॉ में बताएं। तो एक बार हम आपके माइंड में ये बात क्लियर कर देते हैं कि न्यूटन के जो न्यूटन फर्स्ट लॉ था, या फिर आप कह सकते हो मोशन फर्स्ट लॉ जो दिया गया, उस फर्स्ट लॉ में व्हाट इज़ द फोर्स बताया गया, क्या है फोर्स, इफेक्ट क्या होती है फोर्स की, कैसे वो किसी बॉडी को रेस्ट से मोशन में या फिर मोशन से रेस्ट में ला पाता है। तो एक फोर्स के इफ़ेक्ट को बताया गया था। मतलब वहाँ से फोर्स हमारा जनरेट हुआ था, हमने फोर्स को खोज निकाला था, फोर्स को समझा था। लेकिन उस फोर्स की क्वांटिटी कितनी होती है, फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, इस चीज़ को न्यूटन सेकेंड लॉ में बताया गया। और साथ ही साथ इनर्शिया को इसमें डिस्कस किया गया है कि व्हाट इज़ द साथ ही साथ इसमें मोमेंटम को डिस्कस किया गया है, व्हाट इज़ द मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम और फोर्स की क्वांटिटी को हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं डेरिवेशन ऑफ फोर्स। क्या है फोर्स, वो आपने पिछले क्लास में देख लिया था। अब समझते हैं क्वांटिटी, फोर्स की क्वांटिटी कितनी होती है। तो अगर हम पहला कॉन्सेप्ट लेकर चलते हैं तो देखिए, ये एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट ये हमारे पास है, ये ऑब्जेक्ट नंबर फर्स्ट और ये ऑब्जेक्ट नंबर सेकेंड। हमने कहा कि हमको दोनों ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगानी है और इसको यहाँ से उठ करके यहाँ पर इसमें डिस्प्लेसमेंट करनी है। इस ऑब्जेक्ट का भी हम कह दे रहे हैं सेम डिस्प्लेसमेंट करना है, इसका भी डिस्प्लेसमेंट सेम है। थोड़ा सा हम इसको दूर बना रहे हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट थोड़ा हमने इधर दिखा दिया है, लेकिन दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है। हमको इसके ऊपर भी फोर्स अप्लाई करनी है, इसके ऊपर भी फोर्स अप्लाई करनी है। दोनों के मास जो है वो अलग अलग है, दिख रहा है। अगर इसका मास m1 हो, इसका मास m2 हो, तो जाहिर सी बात है डायग्राम से समझ में आ रहा है कि m1 m2 इज ग्रेटर देन m1, जबकि दोनों के डिस्प्लेसमेंट सेम है। और हमको इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगानी है। पूछा जाए कि F1 इस पे फोर्स लगाया गया, इस पे F2 फोर्स लगाया गया, तो कौन सी फोर्स ज़्यादा होगा। तो आप सीधा सा समझ सकते हो, पिछले क्लास में आपने देखा था, पिछले क्लास में हमने आपसे बताया था कि जो इनर्शिया होती है वो इनर्शिया डिपेंड करती है मास पर, और किस ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लगाया जाए उसकी पोजीशन में चेंजिंग करने के लिए ये इस बात पे डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट का इनर्शिया क्या है। इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जो किसी ऑब्जेक्ट की इनर्शिया होती है, जिसको हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, क्वालिटी एक तरह का ये प्रॉपर्टी होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। जो इनर्शिया हमने पढ़ा था, जो एक निजी प्रॉपर्टी होती है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की,
वो इनर्शिया डिपेंड किसके ऊपर करता है, मास पे करता है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मास कितना, इस पे डिपेंड करता है। अब किसी ऑब्जेक्ट में अगर हमको कोई भी ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के पोजीशन को, इसके पोजीशन में अगर हमको चेंजिंग करना है तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, क्योंकि ये खुद से तो किसी ऑब्जेक्ट में इनर्शिया की प्रॉपर्टी होती है, खुद से तो वो यही कहता है कि मैं कुछ नहीं करूँगा, उसको कुछ नहीं करना होता है। तो अगर उस पर आपको उसमें चेंजिंग लाना है, उसके स्टेज में कंडीशन में चेंजिंग लानी है, तो आप क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे। और वो फोर्स इफ़ेक्टिव होना चाहिए, किससे इफ़ेक्टिव होना चाहिए, वो फोर्स इसके इनर्शिया से इफ़ेक्टिव होना चाहिए। आपने ऐसा पढ़ा है कि अगर ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंजिंग करना है तो क्या होना चाहिए, इस फोर्स की वैल्यू, हमारे पास जो फोर्स है उस फोर्स की वैल्यू ग्रेटर देन होना चाहिए, किससे ग्रेटर होना चाहिए, इनर्शिया से ग्रेटर होना चाहिए। ये हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। अब बात समझिए, इसका मास ज़्यादा है, पहले ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है, इसकी इनर्शिया हमने ले लिया I1, सॉरी मास कम है I1, इसकी इनर्शिया हमने ले लिया I2। और अभी हमने क्या बताया, अभी हमने बताया कि जो हमारा इनर्शिया है वो किस पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है। पहले ऑब्जेक्ट का मास क्या है, कम है, तो जाहिर सी बात है इनर्शिया पहले ऑब्जेक्ट की क्या होगी, कम होगी, और दूसरे ऑब्जेक्ट की इनर्शिया क्या होगी, ज़्यादा होगी। पहली बात तो हम ये समझ गए कि पहले ऑब्जेक्ट की इनर्शिया कम, दूसरे ऑब्जेक्ट की इनर्शिया ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी, इसका सीधा सा बात है कि पहले ऑब्जेक्ट का मास कम है, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। अब अगर हम फोर्स लगाने की बात करें तो फोर्स ज़्यादा कहाँ लगाना पड़ता है, जिसकी इनर्शिया ज़्यादा होती है। मतलब आप कह सकते हो कि F1 की वैल्यू हमारी क्या होगी, कम होगी, और F2 की वैल्यू हमारी क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि हम इनर्शिया के अपोजिट में ही फोर्स लगाते हैं, उसके अपोज में फोर्स लगाते हैं बॉडी को के कंडीशन पोजीशन में चेंजिंग लाने के लिए। तो अगर मास जिसका ज़्यादा है, एक सीरीज आप समझिए, जिसका मास ज़्यादा है उसकी इनर्शिया ज़्यादा है, जिसकी इनर्शिया ज़्यादा है उस पर फोर्स ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। तो दोनों ऑब्जेक्ट की अगर बात करें फर्स्ट और सेकंड, तो किस पे फोर्स ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, तो एकदम क्लियर बात हमको समझ में आ रही है कि फोर्स किसके ऊपर ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, सेकेंड ऑब्जेक्ट पे ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। और अनप्रैक्टिकल अभी आप देखते हो, आपके पास कोई भारी सी बॉडी होती है तो आप उसके ऊपर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करते हो, कोई छोटा मोटा होता है तो कम फोर्स अप्लाई करके उसको अपोज कर लेते हो। तो ये सिंपल सा भी आप देखते हो, घर में अलमारी वगैरह बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, कई लोग मिल करके उसको यहाँ से वहाँ करते हैं, छोटी मोटी घर के सामान होते हैं उसको हाथ से उठाते हैं, बिजली यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि उसकी इनर्शिया कम होती है, तो उसको हमको कम फोर्स में उसमें हम चेंजिंग ला लेते हैं, उसके पोजीशन को चेंज कर देते हैं। तो ये एक बहुत जनरल सी चीज़ें होती हैं, आप इसको थोड़ा सा इनर्शिया से मान लीजिए यहाँ पर अटैच करके पढ़ रहे हैं, वरना ये तो एक जनरल सा चीज़ होता है जिसको हम डेली देखते हैं अपने घरों में। तो हमारे सामने बात हुआ कि एक ऑब्जेक्ट हमने ये लिया, छोटा एक ऑब्जेक्ट, और एक ऑब्जेक्ट हमने बड़ा लिया। दोनों ऑब्जेक्ट में इसकी इनर्शिया I1 है, इसकी इनर्शिया I2 है। इनर्शिया डिपेंड अपॉन मास। सो हमको पता है पहले ऑब्जेक्ट का मास अगर m1 है, दूसरे का मास m2 है, तो हमको ये एक बात पता है कि m2 इज ग्रेटर देन m1, ये बात हमको पता है। देन हम कह सकते हैं I2 इज ग्रेटर देन I1, ये भी बात क्लियर कर सकते हैं कि I2 ज़्यादा है। और हमको पता है I अगर ज़्यादा होगा तो इसके ऊपर फोर्स ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ फोर्स लगता है F2, हम इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं F2, और इसके ऊपर हम फोर्स लगाते हैं F1, सो क्या हो जाएगा, F2 इज ग्रेटर देन F1। क्लियर बात हुआ। अब इतनी सी बात तो हमको समझ में आ गई। अब यहाँ से अगर आप फोर्स और मास को लेकर के देखते हो, फोर्स और मास को लेकर देखते हो, तो आप क्या समझ पा रहे हो, मास कम है तो फोर्स कम लगाना पड़ रहा है, मास ज़्यादा है तो फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ रहा है, क्योंकि मास से इनर्शिया रिलेटेड होती है। तो हमको क्या मिला कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यही हमने क्या बनाया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाया, और हम रिलेट कर पा रहे हैं कि कैसे फोर्स और मास के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन बना। वैसे आप समझिए, फोर्स का रिलेशन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का एस रिलेशन से। कैसे एस रिलेशन से होता है, एस रिलेशन क्या बताता है, एस रिलेशन बताता है चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब आपको समझ में आ रहा होगा, वेलोसिटी कितना आप चेंज करते हो ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा फोर्स पे,
कि वेलोसिटी आप कितना चेंज करते हो, फोर्स पे डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा आपकी वेलोसिटी चेंज होगी, एक्सेलरेशन आपका क्या होगा, उतना ज़्यादा होगा। मतलब एक्सेलरेशन डिपेंड अपॉन चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी आपकी कितनी चेंज हो रही है उस पर डिपेंड करता है। और वेलोसिटी में चेंजिंग कितना आएगा वो किस बात पे डिपेंड करेगा, वो फोर्स पे डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा आप ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाओगे उतना ज़्यादा उसकी वेलोसिटी में क्या होगा, चेंजिंग होगा। तो हम ये समझ पा रहे हैं कि फोर्स ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। फोर्स किस पे डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। ये हमारे पास कितने इक्वेशन बने, 2 इक्वेशन हुए। दोनों इक्वेशन को हम थोड़ा सा आपस में कनेक्ट करते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। दोनों को लेते हैं। अगर हम दोनों इक्वेशन को अगर हम ले रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, फोर्स ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए। और आप जैसा जानते हो कि एम ए किया प्रोपोर्शनल अगर हम हटाते हैं तो यहाँ पर हम एक कांस्टेंट लगाते हैं। और आपको पता होगा प्रोपोर्शनल हटा के कांस्टेंट हम क्यों लगाते हैं, इसका कॉन्सेप्ट हमको लग रहा है पहले से आपको पता होगा, क्योंकि आपने प्रोपोर्शनल सिंबल का यूज फर्स्ट टाइम नहीं किया होगा, तो ये आपके प्री नॉलेज में होगा, ऐसा हम मान के चलते हैं। फिर भी अगर आपको इस चीज़ की प्रॉब्लम होगी कि प्रोपोर्शनल का साइन क्यों लगा, तो एक बार आप कमेंट्स बॉक्स में आप हमसे क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन मिला वो इक्वेशन हमारी क्या हो गई, वो हो गई कि फोर्स इक्वल टू के एम ए, वेयर के क्या है, तो के यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू यूज की गई है। फोर्स और मास और एक्सेलरेशन के बीच में एक कांस्टेंट वैल्यू के यूज किया गया है, जिसको हम फोर्स कांस्टेंट वगैरह कह सकते हैं। अब ये जो कांस्टेंट है, सबसे पहले तो हमको ये पता करना होगा कि इस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी। तो चलिए एक कंसीडर करते हैं। एफ हमने कंसीडर कर लिया। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है, यूनिट मास है। इसका मास कितना है, यूनिट का मतलब 1 kg। इसका मास यूनिट है 1 kg है, ठीक है। हमने यूनिट मास के एक ऑब्जेक्ट को लिया, मतलब 1 kg का एक ऑब्जेक्ट लिया। इसके ऊपर हमने यूनिट फोर्स लगाया। F इक्वल टू फोर्स हमने कितना लगाया, 1 न्यूटन यूनिट फोर्स लगाया। और ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है वो भी यूनिट है, मतलब 1 मीटर पर सेकेंड। 1 kg के ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन जब 1 मीटर पर सेकेंड करना हो, तो हमने मान लिया कि उसका जो फोर्स है उसके ऊपर कितना फोर्स लगाना पड़ा, 1 न्यूटन का लगाना पड़ा। इस मास के ऑब्जेक्ट को इतना एक्सेलरेट करना हो तो हमने मान लिया उसके ऊपर फोर्स हमने कितना लगाया, 1 न्यूटन का लगाया। ओके, अगर ऐसा किया तो हमारी के की वैल्यू कितनी आ गई, F इक्वल टू 1, के एम इक्वल टू 1 एंड ए इक्वल टू 1, देन के इक्वल टू हमारी कितनी आ गई, 1। यहाँ पे हमने कांस्टेंट कितना रख लिया, 1 रख लिया। इस 1 कांस्टेंट को हम थोड़ा यूज कर लेते हैं। अगर 1 को हम थोड़ा यूज करते हैं, यहाँ पे हम इसको पुटअप करते हैं, तो हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है F इक्वल टू एम ए। दिस इज फार्मूला फॉर फोर्स। यही हमारा क्या होगा, फार्मूला ऑफ फोर्स होगा। इसी को हम कहेंगे कि ये हमारे फोर्स की क्वांटिटी होती है, ये हमारा फोर्स का फार्मूला होता है। तो इस तरह से हमने फोर्स के फार्मूले को देखा कि फोर्स का क्या फार्मूला है। और न्यूटन सेकेंड लॉ में यही बताया गया था कि क्वांटिटी ऑफ फोर्स की क्वांटिटी कितनी होती है। तो हमने यहाँ पे पाया कि फोर्स की क्वांटिटी किसके इक्वल होती है, एम ए के इक्वल होती है। और कैसे एम ए से फोर्स हमारा एम ए पर डिपेंड कर रहा है, ये चीज़ हमने आपको बता दिया है। तो उम्मीद है आप समझ भी गए होंगे, क्योंकि बहुत ऐसा कोई डिफ़िकल्ट सा ये टॉपिक नहीं था। चलिए थोड़ा सा इसके आगे इसको समझते हैं। अब न्यूटन के सेकेंड लॉ में हमको मिल गया एक कॉन्सेप्ट। न्यूटन के सेकेंड लॉ में हमको एक कॉन्सेप्ट क्या मिला, थोड़ी सी लीड इसकी हम कम कर लेते हैं। न्यूटन के सेकेंड लॉ में हमको कॉन्सेप्ट क्या मिला कि F इक्वल टू कितना होता है, एम ए होता है। ये तो हमने जिक्र कर लिया। और जो कि इसमें हमने SI यूनिट का यूज किया था, इसलिए इसका यूनिट वगैरह पहले देख लेते हैं। इसका सबसे पहले हम समझते हैं इसकी यूनिट कितनी होती है। इसकी CGS एंड SI CGS एंड SI दोनों यूनिट देखते हैं कितना होगा, यूनिट्स ऑफ फोर्स। इसकी दोनों यूनिट देख लेते हैं कितनी कितनी होती है, CGS और SI यूनिट। तो चलिए समझते हैं CGS SI यूनिट पे थोड़ा बात करते हैं। इसका थोड़ा सा ये लीड की दिक्कत हो रही है, थोड़ा हमको लग रहा है कि इसको और कम कर लिया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम इसके CGS यूनिट को देखते हैं, CGS यूनिट को, तो क्या होगा।
अगर CGS की आप बात करते हो तो F इक्वल टू ma है, आप पहले से भी जानते हो। CGS में मास की यूनिट क्या होती है? ग्राम। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर डिस्टेंस के लिए, और सेकेंड टू द पावर -2। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं -2 -1 को लेकर। तो ग्राम, सेंटीमीटर, आपने पर सेकेंड स्क्वायर भी देखा होगा, यही सेकेंड स्क्वायर ऊपर गया, नीचे 2 पावर है, ऊपर जाकर -2 पावर हो गया ये। या फिर इनको हम पूरा अगर मिला देते हैं, इस पूरे चीज़ को अगर हम यहाँ मिला दिए, ये कंप्लीट, ये और ये, तो इसको हम एक वर्ड में क्या बोल सकते हैं? इसको एक वर्ड में हम बोल सकते हैं कि इसकी यूनिट कितनी होती है? डाइन। तो इसकी जो CGS यूनिट होती है वो हमारे क्या मिल जाती है? डाइन मिल जाती है। तो अगर हम CGS यूनिट, फोर्स के CGS यूनिट की बात करें तो वो डाइन हो जाता है। SI यूनिट की बात कर लेते हैं। अगर SI यूनिट की बात करते हैं तो फोर्स इक्वल टू क्या है? MA। M की यूनिट हमारी क्या हो जाएगी? kg, और एक्सेलरेशन की क्या हो जाएगी? मीटर सेकेंड टू द पावर -2, और इस -2 सॉरी, और इसको पूरा अगर हम कंबाइंड कर लें तो इसकी यूनिट, इसी को हम क्या बोलेंगे? न्यूटन के नाम पे इसकी यूनिट क्या रख देंगे? न्यूटन। ये इसकी यूनिट बनती है। तो ये 2 यूनिट हो जाती है, SI और CGS। CGS यूनिट न्यूटन की क्या हो जाती है? डाइन हो जाती है, इसको हम डाइन देखते हैं। और SI यूनिट इनकी क्या हो जाती है? ये हमारी हो जाती है न्यूटन। तो फोर्स की ये 2 यूनिट हमारे पास न्यूटन एंड डाइन होती है। अगर रिलेशन देख लिया जाए कि दोनों यूनिट के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो याद रखिएगा इसका डेरिवेशन तो आपको क्लास 11th में मिलेगा। बाकी अभी के लिए तो आप ध्यान पे रख के चलिएगा। 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन होता है। तो अभी के लिए तो इसको आप समझ के चलिएगा। बाकी इसके डेरिवेशन वगैरह क्लास 11th में है, अभी उस कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे तो आपके लिए ज़्यादा हो जाएगा। तो ये न्यूटन और डाइन के बीच में एक रिलेशन होता है। इस तरह से इसकी यूनिट वगैरह को हमने समझा, क्या वैल्यू होती है इसको हमने समझा। ये फोर्स को लेकर के क्वांटिटी वगैरह बताई गई है। अगर इनके बीच में एक ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं तो इसका ग्राफ, चलिए बाद में ग्राफ पे हम डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं। ये तो अच्छा, क्वांटिटी कैसी होती है? क्वांटिटी तो जान लीजिए। फोर्स जो होती है किस तरह की क्वांटिटी होती है? तो ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि फोर्स में हमेशा डायरेक्शन इंक्लूड होता है। इसमें डायरेक्शन भी होती है और साथ ही साथ इसमें मैग्नीट्यूड भी होती है। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होने के वजह से ये किस क्वांटिटी में आती है? वेक्टर क्वांटिटी में आती है। तो फोर्स एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसकी वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में मेजर की जाती है। तो इस तरह से हमने समझा कि क्या फोर्स है, फोर्स की वैल्यू क्या है। न्यूटन अपने सेकेंड लॉ में, या लॉ ऑफ मोशन का जो सेकेंड पार्ट है, उसमें डेरिवेशन ऑफ फोर्स ही था। एक्चुअल में फोर्स का डिफिनीशन क्या होता है तो वो तो फर्स्ट लॉ में ही बता दिया गया कि बॉडी के पोजीशन को चेंज करने के लिए जिस फैक्टर का यूज करते हैं, जिस एक्सटर्नल हम कॉज का यूज करते हैं, वही हमारा फोर्स होता है। अब बाकी सेकेंड लॉ में बताई गई कि फोर्स की वैल्यू किसके इक्वल होती है? MA के इक्वल होती है। उसकी यूनिट वगैरह हमने क्लियर कर दिया कि उसकी यूनिट कितनी होती है। तो फोर्स का इतना कॉन्सेप्ट हमारा डन हुआ। अब आगे अगर हम बढ़ते हैं, फोर्स के नए कॉन्सेप्ट को थोड़ा देखते हैं कि फोर्स का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। तो उसमें मोमेंटम को बताया गया। अगर हम मोमेंटम की बात करते हैं